ओके, फिर से बोर्ड पर देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट की शुरुआत की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसकी स्पीड जो है रिएक्टेंट के शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वो किसी भी रिएक्शन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उससे इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम बात करें किसी रिएक्शन की, तो एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट है ए, ठीक है, ए कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट पी में। ओके, अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू के, ए की पावर कितनी? 0। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो किसी भी रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि जब हम कोई रिएक्शन कब करवाते हैं, कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन करवाते हैं ऑन मेटल सरफेस, किसी मेटल पर कोई कैटालिटिक रिएक्शन करवाते हैं, तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो आप, H2 प्लस I2, ये कन्वर्ट होगा किसमें? 2HI, किस पर? ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस। H2 प्लस I कन्वर्ट होगा 2HI पर ऑन द मेटल सरफेस। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, H2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की पावर 0, और किसी की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी? 1। तो हम लिख सकते हैं ना कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के। ये हम लिख सकते हैं ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। ओके, अब फिर से आते हैं इस रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन जो है के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ये हमारा एकदम बेसिक डिफिनेशन हुआ। ठीक है, अब मान लो कि ये जो ए है, शुरुआत में हमने इसको स्मॉल ए मोल लिया हुआ है, स्मॉल ए मोल पर लीटर लिया है। जैसे किसी रिएक्शन में हम कोई रिएक्टेंट लेते हैं ना, 10 मोल पर लीटर, 20 मोल पर लीटर, जितना भी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है? स्मॉल ए। ठीक है, उस समय टाइम कितना होगा? t इक्वल्स टू 0। शुरुआत में जो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसका होता है? रिएक्टेंट का। उस समय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0। ठीक है, और कुछ टाइम बाद t इक्वल्स टू t टाइम बाद, t टाइम बाद जो a है उसमें से x पोर्शन, मतलब अगर ये a 10 है तो उसमें से मान लो 4 जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? प्रोडक्ट में। तो अगर a का x पोर्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो उस समय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? a माइनस x। ठीक है, अब एक और चीज़ लिख लेते हैं। तो a बराबर क्या होता है? ai। ai मतलब ये जो स्मॉल a है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट a की। ठीक है, और a माइनस x ये क्या है? a की ही कॉन्सेंट्रेशन है, कब? t टाइम पर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इतना लेटर्स यूज़ करें इसलिए कोई प्रॉब्लम? स्मॉल a जो है वो नंबर्स ऑफ मोल्स है किसी भी पर लीटर सोल्यूशन में, मतलब मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, जो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, किसी भी रिएक्शन में जैसे हम करते हैं ना उस हिसाब से। और जो x है वो थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट हुआ अमाउंट है। तो जो a है इसको हम बोले कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a, और ये जो a माइनस एक्स है वो t टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट a की। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इस रिएक्शन का हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी डी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के 2 तरीके बताए थे। एक क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या था? इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या करेंगे? हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन यहाँ लिखो, दिखेगा कि ऊपर लिखो, ये लिखते। डिफ्रेंसिएशन। ओके,
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको देखो, रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये किसका रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट का, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, के, ठीक है, और ए की पावर 0, ओके। अब डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने, माइनस डी ए अपॉन डी टी के ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ के रख देते हैं और इसकी डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, डी ए का मतलब क्या होता है, C2 माइनस C1, ठीक है, और डी टी का मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। तो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी को माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। C2 की वैल्यू कौन सी है, C2 ये बाद का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो बाद में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, A माइनस एक्स, और C1 की वैल्यू क्या है, A, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस A माइनस एक्स माइनस A माइनस एक्स माइनस A, ठीक है, और T2 की वैल्यू क्या है, बाद का समय, बाद का टाइम क्या है T, और शुरुआत का टाइम क्या है 0, तो बाद का टाइम हो गया T, शुरुआत का टाइम हो गया 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 मतलब बाद का समय, C2 मतलब बाद का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ टी, हाँ, माइनस ए प्लस ए कट गया, तो ये क्या आ गया, एक्स अपॉन टी। तो हम लिख सकते हैं ना माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। हाँ, अब बताओ ये जो एक्स है, क्योंकि हमने अभी इंस्टेंट रेट की बात करी ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा थोड़ी होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा। इंस्टेंट का मतलब क्या, बहुत थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो ये जो डी एक्स है उसको हम थोड़ा भी तो बता सकते हैं ना कि ये कम टाइम के लिए, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसी को हमने लिख दिया डी एक्स मतलब छोटा एक्स, कम कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, अपॉन थोड़े से टाइम हुआ तो डी टी। इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन में रखेंगे, किसमें, इसमें। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी की जगह पर क्या रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ये हमने क्या फॉर्मूला निकाला है, ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला निकाला है डिफरेंशिएशन करके रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका मतलब समझो, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 से चेंज होके 5 हो गया है, ठीक है, रिएक्टेंट का शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन 10 था और 5 सेकेंड में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, 5 हो गया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन में C2 माइनस C1 करने की जगह 10 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना, 5, तो dx की जगह पर 5 रख सकते हैं और dt की जगह पर भी डायरेक्टली 5 रख सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारी स्पीड निकल सकती है, हमको ये पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, इसका इतना सही यूज़ है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसमें किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से नोट करो इसको। हाँ, किसी भी स्टेप में किसी को कुछ दिक्कत। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन किया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी हमको इंटीग्रेशन भी करना है के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है।
ओके, कल से थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने उसमें डायरेक्टली बता दिया था, लेकिन कुछ अलग नहीं है, कल वाला ही है, बस थोड़े से स्टेप बढ़ गए हैं। अब छोटी सी हेडिंग डालो इसके बाद, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, दोनों में से जो भी हेडिंग डालना चाहो डाल सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा एक बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली उस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली ये के बराबर होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब पहला जो एक्सप्रेशन है इसका माइनस डी ए अपॉन डी टी के ए नॉट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी ए की पावर 0 नॉट नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, dt को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा k dt। तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर हो गया माइनस डी ए इक्वल्स टू k dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे लोअर और हाईएस्ट लिमिट रख के। जब हम किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस समय हमको बताना होता है, जैसे मान लो कि हमने लोअर लिमिट 5 रखी और हायर लिमिट 10 रखी। ठीक है, तो हमारे दो एक्सप्रेशन बनेंगे, एक हायर लिमिट 10 रख के, एक लोअर लिमिट 5 रख के। जैसे मान लो 3 पर्सन है ए बी सी, ठीक है, तो अगर मैं उनका लोअर लिमिट 50 रख दे रही हूँ तो मैं तीनों को 50 के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करूँगी, मतलब तीनों को मैं 50 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें देनी होंगी वो दूंगी। और उसकी अगर लोअर लिमिट कितनी रख दी 0, तो मैं उसको 0 के अकॉर्डिंग तीनों चीज़ें, मतलब तीनों को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करूँगी। ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट का मतलब कि आपके दो एक्सप्रेशन बनेंगे, एक जगह पर हम वो वैल्यूज रखेंगे जो हाईएस्ट पर आएगी। जैसे एक जगह पर हमारी हाईएस्ट लिमिट t है तो हम बताएंगे कि 10 सेकेंड जो है उस समय रेट कांस्टेंट कितना होगा, उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा। ठीक है, दूसरी लिमिट अगर हमने 0 मान ली है तो हम बताएंगे कि 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा और रिएक्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो दो एक्सप्रेशन बनेंगे आपके इंटीग्रेशन से। हम इस इक्वेशन का या इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज हम साइन का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करते तो माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन से बाहर। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकाल दिया, हायर लिमिट रख दी t और लोअर लिमिट रख दी 0। इंटीग्रेशन करना है डी ए का, और यहाँ पर सेम वही हायर लिमिट t लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन करना है k dt का। ठीक है, अब दो एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। पहला एक्सप्रेशन हायर लिमिट रख के, तो जब हायर लिमिट t है तो उस समय t के समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन dA कितना है, तो जब t है तो a माइनस एक्स है, या फिर आप a माइनस एक्स को क्या लिखते हो at। बात क्लियर है? तो जब t समय रखा है तो उस समय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है at है, यहाँ से हमने लिख दी at। माइनस साइन तो रहेगा ही, ठीक है, उसका ना इंटीग्रेशन नहीं किया तो माइनस रहेगा, इक्वल्स टू। अब अगर t इक्वल्स टू t है, ठीक है, हायर लिमिट t है,
तो हायर लिमिट t है तो उस समय टाइम कितना लग रहा है t। जैसे अगर 10 होता हायर लिमिट तो उस समय डायरेक्टली हम 10 लिख देते, ठीक है। तो हायर लिमिट t है, उस समय टाइम कितना लग रहा है t। k जो है एक कांस्टेंट है, और जब हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c आता है, ठीक है, जिसको हम प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे t, ठीक है। k से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा kt, ठीक है। ये d क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमने एक वैल्यू रखी है लोअर और हायर लिमिट, ठीक है। और d मतलब हमको बताता है छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, जो भी था छोटा सा टाइम ड्यूरेशन या छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन चेंज, तो वही छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हटाने के लिए हमने t रखा है, ठीक है। तो ये d हटेगा और t की वैल्यू t, k की वैल्यू k, तो ये क्या हो जाएगा kt, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस c। c क्या है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, जो किसकी वजह से आया, इस k की वजह से आया, क्योंकि k जो अगर किसी कांस्टेंट की हम बात करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, एटलीस्ट उस पार्टिकुलर रिएक्शन में तो नहीं बदलेगी ना। तो अगर k की वैल्यू बदल नहीं रही है तो उसकी वैल्यू में हम वेरिएशन कैसे देखेंगे, तो इसी कांस्टेंट इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c से देखेंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बना, क्या कौन सी वैल्यू रख के, सबकी हायर लिमिट रख के, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, सबकी लोअर लिमिट। तो 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन था a, और इस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं ai। तो 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया ai इक्वल्स टू 0 टाइम पे टाइम कितना था, तो 0 टाइम पे टाइम कितना था 0, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये 0 हो गया, प्लस अभी भी तो ये कांस्टेंट था ही ना, भले ही 0 से मल्टीप्लाई हो गया लेकिन कांस्टेंट तो था ही, तो एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 2 क्या कहता है कि c इक्वल्स टू माइनस ai, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही वैल्यू जो है हम किस में रखेंगे, एक्सप्रेशन नंबर या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में c की वैल्यू पुट करने पर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस at इक्वल्स टू kt माइनस ai। यहाँ से c की वैल्यू उठाई और इस इक्वेशन में c की जगह पर रख दी, ठीक है। दूसरे इक्वेशन से c की वैल्यू उठाई, 0 प्लस c इक्वल्स टू c, और c की वैल्यू कितनी है ai माइनस ai, इसी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी और हमको ये वाला इक्वेशन मिला, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, माइनस के साइन को हटाना है, ठीक है। तो माइनस के साइन को हटाने का क्या तरीका है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ गया 80 प्लस 80 इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस kt प्लस ai, माइनस kt प्लस ai, ठीक है। इस साइड का माइनस और इस साइड का माइनस कट गया, ये इक्वेशन क्या हो गई 80 इक्वल्स टू ai प्लस kt, माइनस kt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर इस तरीके से नहीं क्लियर हो रहा है तो ये देखो ai को हम बाहर लेके आएंगे तो माइनस ai, kt जो प्लस है तो अंदर जाएगा तो प्लस kt, और इधर माइनस 80, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो kt का प्लस जो होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब kt बराबर क्या हो सकता है, तो kt इक्वल्स टू, kt को इस साइड लेके आओ और ai माइनस 80, kt बराबर होता है ai माइनस 80, ठीक है। kt बराबर ai माइनस 80, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। kt इक्वल्स टू ai की वैल्यू कितनी है ai की वैल्यू कितनी है a माइनस 80 की वैल्यू कितनी है a माइनस x, ठीक है। अब ये kt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a माइनस a प्लस x, kt बराबर क्या हो गया x क्या है, वही जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, मतलब अगर हमको समय पता हो, ठीक है, कि इतने मिनट में इतना कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है तो हम रेट कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इससे हमने क्या निकाल दिया, रेट कांस्टेंट के। रेट वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं, अगर टाइम पता है और कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज है वो पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। अब ये जो टी था ये पूरे टाइम के लिए था, जो भी 10 सेकेंड 20 सेकेंड पूरे टाइम के लिए था। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन आता है कि हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताओ, कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्टेंट कैसा हो सकता है। ये बताओ, इस इक्वेशन में कहीं पर भी हमको शुरुआत वाली कॉन्सेंट्रेशन ए दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है शुरुआत वाली कॉन्सेंट्रेशन से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफ एक साथ बनाए, अभी पहले हाफ टाइम के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको यही एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए, हाफ टाइम के लिए, ओके। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर टी हाफ, ठीक है। मतलब आधे समय के लिए हमको क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बताओ, अगर आधे समय के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर हो जाएगा, सॉरी टाइम जो है वो टी हाफ हो गया आधे समय के लिए, 80, क्या तो गड़बड़ की, टाइम टी हो गया ए आई, हाँ ठीक है, ओके। आधे टाइम के लिए हमको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या आधे टाइम के लिए चेंज होगा? नहीं ना, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी ना। अब चाहे हम 10 मिनट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, चाहे 5 मिनट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी जो पहले से क्या है, ए आई या फिर स्मॉल ए। बाद की कॉन्सेंट्रेशन जो अभी 10 सेकेंड बाद होनी थी, अब उसको हमको 5 सेकेंड में निकालना था, तो वो बाद की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो जो 80 होता है, 80 जो बाद की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। तो ए आई सॉरी 80/2 ये बाद की कॉन्सेंट्रेशन है जो हाफ टाइम के लिए अभी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ पर हम 80 हाफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 80 जो है बाद की कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन सेम एज रहेगी, जबकि बाद की कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पर a-x थी या जिसको हमने 80 माना था, वो आधे समय के लिए क्या हो जाएगी, 80 का आधा, 80/2, ठीक है। अब हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, ये वाला, हाँ ये वाला इक्वेशन लेंगे हम, KT की वैल्यू A0/2, ठीक है। KT की वैल्यू लेंगे हम, ओके, KT बराबर AI माइनस, हमने I माना तो I, AI माइनस AI/2। फिर से पहले की कॉन्सेंट्रेशन जो है A वैसे की वैसे पड़ी रहेगी, बाद की कॉन्सेंट्रेशन जो है 80 वो क्या हो जाएगी, पहले की कॉन्सेंट्रेशन की आधी। अगर हमारा समय कम हो रहा है तो हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, आधा ही हो जाएगा। अगर टाइम आधा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी आधा ही हो जाएगा। तो KT बराबर क्या हो गया, AI माइनस AI/2, ठीक है। ये हमारे KT की वैल्यू हो गई, ठीक है। KT में ये T क्या है, आधा समय के लिए। अब इससे हमारा एक कंक्लूजन तो निकल गया कि हमारा जो फाइनल रिएक्शन है उसमें हमारी कौन सी रेट दिख रही है, इनिशियल रेट दिख रही है, ठीक है। और अगर इनिशियल रेट दिख रही है मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी आधी कॉन्सेंट्रेशन जब तक कन्वर्ट होती है, आधे समय के लिए जब तक कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट होती है उस समय वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जब वो पूरे समय के लिए कन्वर्ट होती है तो वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2AI माइनस AI, तो 2AI को एक AI से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा AI/2, ठीक है, इक्वल्स टू KT, T हाफ लिखो, KT हाफ, ठीक है।
अगर मैं आपको पूछूं टी हाफ क्या है, तो टी हाफ इक्वल्स टू AI अपॉन 2K। ठीक है, यही हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। AI क्या है? AI इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हमने डोनेट किया A से, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर हो जाएगा स्मॉल a अपॉन 2K। अब इसमें हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A दिख रही है। कैसे दिख रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इक्वल्स टू के सेम साइड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है हाफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। बात क्लियर हुई? हाँ, ये हमारे दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला फुल टाइम के लिए और ये वाला हाफ टाइम के लिए। मतलब अगर रिएक्शन 20 मिनट में कंप्लीट होनी है तो अगर पूरे रिएक्शन के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ टाइम के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना पूछता है कभी कभी बोर्ड में, लेकिन जनरली आपको फॉर्मूले का ही काम लगने वाला है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना ले। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में यहाँ पर इसका ग्राफ यहीं पे बना लेते हैं। ओके, ये फुल टाइम के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन, रेट और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पर रेट इंडिपेंडेंट है तो ग्राफ कैसा होगा? सिंपल। रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा नहीं, रेट ऑफ द रिएक्शन ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये ग्राफ हो गया फुल टाइम के लिए। हाफ टाइम के लिए ग्राफ की बात करते हैं तो हाफ टाइम के लिए ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये टाइम रेट हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट जो है इंक्रीज करेगा। रेट के अलावा आप टाइम के साथ भी ग्राफ बना सकते हो। टाइम के साथ बनाओगे तो भी, अगर टाइम के साथ बनाओगे तो भी टाइम इंक्रीज करेगा। टी हाफ इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंक्रीज करेगा। दो ग्राफ, एक बार ना हाफ वाला थोड़ा सा देख लो, उसके बाद मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक तो कल कर लिया था ना, बाकी लोगों को यहीं से प्रॉब्लम होगी, और जो कल नहीं थे वो लोग ये वाला भी देख लो। देख के बताओ क्या कन्फ्यूज़न है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, क्योंकि अभी हो रही होगी, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया था, तो उसको बता दो। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं दोबारा बताती हूँ हाफ वाला। ठीक है, एटी
गया? हाँ, हो गया? ओके, तो पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? KT इक्वल्स टू एक्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं टी हाफ वाला एक बार फिर से आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? ओके, फिर से रिएक्शन देखो, ये जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है? ये रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। और ये एक्स भी बना था, हाँ, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। किस समय के लिए? टी समय के लिए, ठीक है? इसके बीच में भी और कोई टाइम होगा ना, तो अब मान लो टी इक्वल्स टू कितना है? टी हाफ है। मतलब अगर पहले पूरा 10 सेकेंड लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो हमको अब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है 5 सेकेंड के लिए, ठीक है? तो t इक्वल्स टू टी हाफ है। जिस समय t इक्वल्स टू टी हाफ है उस समय ये रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट होगा? तो अगर कोई रिएक्टेंट जो है 20 मोल है, 20 का 20 मोल 10 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, 20 मोल पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन है और 20 के 20 मोल 10 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? तो 5 मिनट मतलब टी हाफ 5 मिनट में कितने मोल कंप्लीट होंगे? 10 मोल, ठीक है? तो जब इसका ये टी हाफ है, ठीक है, तो टी हाफ जब है समय, तो उस समय रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? A/2, ठीक है? और इस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? A/2। मतलब आधा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और आधा रिएक्टेंट ही बचा हुआ है। बात क्लियर है? अगर हमको इस चौक के 4 पार्ट करने 4 पार्ट करने में 2 मिनट लग रहा है, तो 2 पार्ट कितने करने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। तो अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितने पार्ट होंगे, तो 4/2, ऐसे ही तो बताएंगे ना आप। तो सेम वही चीज़ है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो A थी, ठीक है? अब आपको बताना है A कॉन्सेंट्रेशन जो थी किसी टाइम में पूरा A का एक कन्वर्ट हो जा रहा था प्रोडक्ट में, लेकिन अब आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताना, आपको बताना है आधा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कौन से समय में? t इक्वल्स टू हाफ समय में। कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? तो आधा चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, और अगर आधा चेंज हो गया तो कितना ही बचा रहेगा? आधा रिएक्टेंट में, ठीक है? आधा प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो आधा बचा रहेगा रिएक्टेंट के लिए, ठीक है? बात क्लियर हुई? तो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, जो हमारा A-x था, ठीक है? A-x जो था वो कितना हो गया? अब A/2 हो गया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन A को हम क्या बोलते थे? AI और 2 को 2, ठीक है? और ये क्या हो गया? AI/2। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन था AT, मतलब कौन से समय में? AT हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AI/2, ये, ठीक है? जितना भी मोल था आधे समय में आधा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ 100 kg है, ठीक है, 2 घंटे में कन्वर्ट हो रही है किसी और सब्सटेंस में, तो 50 kg कितने समय में कन्वर्ट होगी? 1 घंटे में। तो अगर मैं पूछूँ 1 घंटे में कितना कन्वर्ट होगा, तो 100/2 ही तो बोलोगे ना। वही चीज़ कि जितना रिएक्टेंट था उसका आधा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में आधे समय में, यही चीज़। तो रिएक्टेंट भी कितना बचा? आधा ही बचा। जितना हमने शुरुआत में रिएक्टेंट लिया था आधा प्रोडक्ट बन गया, आधा रिएक्टेंट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है? तो यही हमारी न्यू कॉन्सेंट्रेशन 80 है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन था KT इक्वल्स टू AI - AT।
KT इक्वल्स टू AI माइनस AT। AI मतलब शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन और AT मतलब T टाइम बाद की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन अब हमारा समय कितना है, हाफ है, तो KT बराबर KT बराबर क्या हो जाएगा, T हाफ, ठीक है। AI क्या है, तो AI ही रह गया, जो AT था वो क्या हो गया AI/2, तो ये हो गया AI/2। इसको सॉल्व करेंगे तो KT हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2AI माइनस AI/2। 2AI में से एक AI माइनस करेंगे तो AI/2 इक्वल्स टू KT हाफ। 12 लग रहा है हर जगह। अब T हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AI, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई तो 2K। तो जो आधा टाइम होता है वो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो पूरा टाइम होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यही रेट लॉ एक्सप्रेशन है। T हाफ के लिए आप डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे और T के लिए भी डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। यही फॉर्मूला लगा के आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना है। AI की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं A और इसकी जगह पर 2K। बात क्लियर हुई? अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, नहीं है ना? ठीक है। अगली इसमें थोड़ी सी हेडिंग होगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है कि आप किसी की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम वो फॉर्मूला ना रख के ये रखेंगे। ये एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर कितनी 0, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है -dA/dt इक्वल्स टू के, ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1 और के ही हमारा रेट कांस्टेंट है। ए जो है ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम क्या है, टी क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। मोल पर लीटर सेकेंड या फिर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं, के बराबर मोलैरिटी पर सेकेंड। यही रेट कांस्टेंट के की यूनिट, ठीक है। बात क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, ठीक है। जीरो ऑर्डर में बस आपको इतना ही करना है। क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, यूनिट तो आप लोग डायरेक्टली इंटीग्रेटेड फॉर्मूला से निकाल लोगे, जो n1 - n वाला फॉर्मूला था उससे डायरेक्टली यूनिट निकल जाएगी, ठीक है। आप लोगों को याद करनी है दो इक्वेशन, एक ये KT बराबर x और दूसरा कौन सा याद करना है, ये वाला T हाफ बराबर A/2K। डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको डायरेक्टली लगाना है, ठीक है। जितने ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन हमको पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड अभी पढ़ने, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। और किसी का डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला देखना है, सिर्फ ये जीरो ऑर्डर के लिए था, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, T हाफ को लेके अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को। T हाफ को लेके, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मैं कल करवाऊंगी। फर्स्ट ऑर्डर करना है, एग्जाम्पल लिखना है और फॉर्मूला डायरेक्टली हम फॉर्मूले लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों साथ में। और थोड़ा सा जनरल इंटीग्रेटेड फॉर्मूला, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर साथ में करेंगे।